नमस्ते सभी को। देखिए, बीए सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एंड बीए बीएड सेकेंड ईयर और कुछ मात्रा में देखा जाए तो बीए फर्स्ट ईयर में भी गुप्तकाल का एक छोटा पोर्शन दिया हुआ है, यानी गुप्तकाल पढ़ रहे थे अपन। तो गुप्तकाल वाला जो ये पार्ट है ये तकरीबन मिडिवल हिस्ट्री का कुछ अनछुना हुआ पार्ट है, जो कि बीए फर्स्ट ईयर में अपनी बहुत महत्व रखता है। बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल 4 ईयर के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें ये बहुत महत्व सिद्ध करता है अपनी। तो गुप्तकाल पढ़ रहे थे अपन। गुप्तकाल में कल हम लोगों ने चंद्रगुप्त फर्स्ट तक पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे समुद्रगुप्त को। किसे पढ़ेंगे? समुद्रगुप्त को। ठीक है, यानी सबसे पहले श्रीगुप्त राजा बनता है। श्रीगुप्त के पश्चात घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिसे गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, उसके पश्चात समुद्रगुप्त राजा बनता है। अब समुद्रगुप्त जो था ना, इसने गुप्त वंश को बहुत ऊंचाइयों पे लेके गया। यानी चंद्रगुप्त सेकंड जो था उसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से गुप्तों की जो वृद्धि की, लेकिन समुद्रगुप्त ने क्या किया, एक उपाधि धारण की जिसका धरणीबंध, यानी उपाधि, इसके पास एक उपाधि थी धरणीबंध की। यानी धरणीबंध उपाधि का अर्थ होता है पृथ्वी को जीतने वाला। क्या होता है? पृथ्वी को जीतने वाला। धरणीबंध का अर्थ होता है पृथ्वी को जीतने वाला। यानी समुद्रगुप्त ने लगभग भारत के समस्त छोटे छोटी जो रियासत हुआ करती थी, छोटे छोटे जो राजा हुआ करते थे, उनके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इसकी विजयों का उल्लेख प्रयाग परिस्थिति के अंदर, इन समुद्रगुप्त की जो प्रयाग परिस्थिति है वहाँ पर हमें बारी बारी से, यानी उसकी पंक्तियों के अंदर इसका व्याख्यान किया गया है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से अपनी वीरता को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया था और कहा था कि देखिए, अश्वमेध यज्ञ क्या होता है कि अश्वमेध यज्ञ कोई भी राजा अपनी वीरता को प्रदर्शित करने के लिए करता है, जिसके अकॉर्डिंग समुद्रगुप्त, ऐसा प्रयाग परिस्थिति में बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत का वह राजा जिसने लगभग पूरे भारत पर अपना द्वितीयपान विस्तार किया था। तो समुद्रगुप्त की बात करते हैं अपन, तो इसके पास उपाधि थी धरणीबंध की। और चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपने कार्यकाल के दौरान, यानी अपने जीवन में ही अपना शासन का भार समुद्रगुप्त को सौंप दिया था। अब समुद्रगुप्त ने क्या किया, अपना विजय अभियान चलाया। यानी इसने न कोई वैवाहिक संबंधों के माध्यम से और न ही किसी संधि के माध्यम से, बल्कि भारत के अंदर एक विशाल सेना का निर्माण करके जो छोटी छोटी रियासतें होती थी उन्हें अपने अधीन लाने का प्रयास किया और अंततः ये सफल भी होता है। और देखिए, अब अपन इसकी एक एक उपाधियों के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ रहे हैं समुद्रगुप्त। देखिए, मैं थोड़ा आपको मानचित्र के माध्यम से समझा देता हूँ। देखो, ये भारत का नीचे वाला हिस्सा इस प्रकार से, ठीक है। चलो, ये तो थोड़ा सही नहीं बना। अपन वैसे इसका डायग्राम बना लेते हैं, मैं आपको समझा दूंगा बड़े अच्छे तरीके से इसको। देखिए, ये उत्तर वाला हिस्सा, ये दक्षिण वाला हिस्सा, ये पूर्व वाला हिस्सा और ये पश्चिम वाला हिस्सा। अब देखिए, समुद्रगुप्त यहाँ पर, यानी मगध का राजा था। कहाँ का राजा था? मगध का, ठीक है। और उत्तर भारत का राजा था। तो इसके पहले जो विजय है, देखिए नंबर 1 विजय वो आती है आर्यवर्त की प्रथम विजय। यानी इसकी जो प्रथम विजय आती है वो किस नाम से जानी जाती है? आर्यवर्त की प्रथम विजय। ठीक है भाई। देखिए, आर्यवर्त के उत्तर भारत का राजा है। उपाधि इसके पास किसकी थी? धरणीबंध की, यानी पृथ्वी को जीतने वाला। इट मीन्स ये अब पृथ्वी को जीतेगा। तो इसने अपनी विजय का आगाज कहाँ से किया? आर्यवर्त की प्रथम विजय से। अब आर्यवर्त की प्रथम विजय में इसने 3 राजाओं को हराया। कितने राजाओं को हराया? 3।
जिसमें पहला नाम आता है नागसेन। नागसेन नंबर 2 पे आता है अच्युत, और तीसरे का नाम आता है कोटकुलज। कोटकुलज यानी समुद्रगुप्त ने अपना विजय अभियान आर्यावर्त के प्रथम विजय से शुरू करता है। आर्यावर्त के प्रथम विजय में इसने 3 राजा नागसेन, अच्युत व कोटकुलज को हराया और अपना विजय अभियान, प्रथम जो विजय अभियान था उसको क्या बनाता है, सफल बनाता है। क्या बनाता है, सफल बनाता है। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि दक्षिण भारत था ना, ये दक्षिण भारत, यहाँ के जो राजा थे, यहाँ पे तकरीबन 12 राज्य शासन कर रहे थे, 12 राजा शासन कर रहे थे। अब उत्तर भारत के जितने भी राजा थे ना, देखिए अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं, चाहे प्राचीन हिस्ट्री ले लो, चाहे आप मध्यकाल की हिस्ट्री ले लो, चाहे आप मुगल पीरियड को ले लो, चाहे आप अंग्रेजों को ले लो, यानी दक्षिण भारत हमेशा उत्तर भारत के लोगों के लिए सिरदर्द रहा था। क्योंकि दक्षिण भारत में सबसे बड़ी समस्या थी कि उस समय आवागमन के इतने साधन नहीं थे। जैसे आज भी देखिए, अगर आपको तमिलनाडु जाना है तो बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी आधुनिकता के इस दौर में। उसी ज़माने में ये होता था कि यहाँ अब समुद्रगुप्त दक्षिण में जाएगा, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी दक्षिण को जीतना। अब दक्षिण की विजय, दक्षिण में उसकी जो नीति थी, अब ये क्या करेगा, यहाँ पर दक्षिण के अंदर 12 राज्यों को जीतेगा, 12 राज्यों को जीतेगा। लेकिन यहाँ पर ये एक नीति लागू करेगा, वो नीति थी ग्रहण मोक्ष अनुग्रहण की। ग्रहण मोक्ष अनुग्रहण। ग्रहण मोक्ष अनुग्रहण का अर्थ क्या था, देखिए कि समुद्रगुप्त यहाँ से आया, अब यहाँ आ गया। होता क्या था प्राचीन समय में कि जब भी कोई राजा दक्षिण भारत को जीतता तो वहाँ के राजा एक बार तो उन लोगों की अधीनता स्वीकार कर लेते और उन्हें बोलते कि हम लोग आपको नजराना, कर, बैंट, हमारे से जो कर वगैरह बनेगा वो हम लोग आपको दे देंगे। लेकिन जब अगर उत्तर भारत का राजा दक्षिण में आएगा तो दक्षिण के जो राजा होते थे वो अपने आप को स्वतंत्र मान लेते। अब दक्षिण अगर राजा यहाँ से उत्तर की ओर चला जाए तो दक्षिण के अपने आप ही फ्रीडम स्वतंत्र हो जाते थे। इसीलिए समुद्रगुप्त ने अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हुए यहाँ पर एक नीति लागू की। उस नीति को बोलते हैं ग्रहण मोक्ष अनुग्रहण। ग्रहण मोक्ष अनुग्रहण नीति का जो तात्पर्य होता है वो ये होता है कि सबसे पहले समुद्रगुप्त यहाँ पे आया, ठीक आया, इन लोगों से अधीनता स्वीकार करी, यानी इन लोगों से अधीनता स्वीकार करवा ली। अब इन लोगों से अधीनता स्वीकार करवाने के पश्चात समुद्रगुप्त ने सोचा कि जैसे ही तू उत्तर भारत की ओर जाएगा ये लोग अपने आप क्या कर लेंगे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेंगे। तो इन्हें क्या किया, पहले अपने अंडर में लिया, इनको जीता, फिर इनको छोड़ दिया। किस शर्त पे, इस शर्त पे, यानी ग्रहण मोक्ष अनुग्रहण, इस शर्त पे छोड़ दिया कि अगर आप लोग मुझे जितना मैंने बताया उस प्रकार का अगर कर या नजराना नहीं भेजोगे तो मैं दोबारा आकर पूरे के पूरे क्षेत्र को सत्विक्षित कर दूंगा, दोबारा आप लोगों को शासन से मुक्त कर दूंगा। इसी प्रकार दक्षिण भारत में इसने ग्रहण मोक्ष अनुग्रहण की नीति अपनाई, ठीक है। यानी आर्यावर्त के प्रथम विजय में कितने राजाओं को, 3। दक्षिण भारत में कितने राज्यों को, 12 राज्यों को। और नीति कौन सी अपनाता है, ग्रहण मोक्ष अनुग्रहण की, ठीक। अब देखिए ऊपर जाएगा, वही मैंने कंडीशन आपको बताई थी। अब समुद्रगुप्त अगर उत्तर की ओर गया तो ये जो राजा थे यानी 3 तो ये खुद हो गए और यहाँ पर 9 राजा और थे, कितने, 9। यानी आर्यावर्त की सेकंड विजय, आर्यावर्त की द्वितीय विजय अभियान। आपसे ये एग्जाम में पूछेगा कि आर्यावर्त के प्रथम विजय में कितने राजाओं को, 3, जबकि आर्यावर्त की द्वितीय विजय में कितने राजाओं को, 9 राजाओं को। कितने राजाओं को, 9 राजाओं को। 9 राजाओं को हराने का तात्पर्य हुआ कि जब समुद्रगुप्त दक्षिण की ओर गया, ठीक है, यानी वो यहाँ पे आया, इन 12 राजाओं को हराने में उसे काफ़ी समय लग गया। जब काफ़ी समय लगा तो जो उत्तर भारत के जो राजा थे ना वो अपने आप में क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। उन्होंने सोचा कि अब समुद्रगुप्त वापस लौट कर नहीं आएगा। लेकिन बताते हैं कि समुद्रगुप्त जल्दी ही दक्षिण की अव्यवस्थाओं से निपट कर वापस उत्तर भारत की ओर आता है और उत्तर भारत में फिर आर्यावर्त के जो 9 राजा थे जो स्वतंत्र हो गए थे उनको हरा देता है।
और यहाँ पर एक नीति लागू करता है, उस नीति का नाम होता है पर्शभोधरण की नीति। पर्शभोधरण की नीति, पर्शभोधरण की नीति। यानी पर्शभोधरण की नीति क्या होती है कि इन्हें पूर्ण रूप से अपने राज्य में मिला लिया। यानी समुद्रगुप्त ने सोचा कि अगर इस प्रकार से आज इन्होंने इस प्रकार की गुस्ताखी की है, कल को अगर मैं पश्चिम में, पूर्व में या दक्षिण में दोबारा जाऊंगा तो ये दोबारा गलती करेंगे, दोबारा अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेंगे, अपनी सेना को बढ़ाएंगे और कल को मेरे लिए खतरा भी बन सकते हैं। इसीलिए इनको पूर्ण रूप से अपने राज्य के अंदर मिला लिया। तो आर्यवर्त की द्वितीय विजय में पर्शभोधरण की नीति का अर्थ होता है कि पूर्ण रूप से उन उत्तर भारत के राजाओं को अपने अंदर मिला लेना। ठीक है, अब देखिए इधर देखो, इस उत्तर भारत को जीत लिया, दक्षिण भारत को जीत लिया। अब यहाँ पर इसकी प्रयाग परिस्थिति की 21वीं लाइन में बताते हैं कि यहाँ पर ये जबलपुर वाला क्षेत्र था पश्चिम की साइड। यानी यहाँ पर एक जाति रहती थी, उस जाति का नाम है आटविक जाति। आटविक जाति, आटविक जाति वो जाति होती है जो जंगलों में रहती है। आटविक जाति कौन सी होती है? जो कहाँ रहती है? जंगलों में रहती है। ठीक है, तो ये आटविक जाति क्या करती थी? जंगलों में रहती थी। अब उत्तर भारत का कोई भी राजा अगर दक्षिण में आता या दक्षिण भारत के राजा अगर उत्तर में जाते तो ये लोग, आटविक जाति के जो लोग होते थे, ये लूट लेते थे लोगों को। जैसे सपोज करिए कि दक्षिण भारत के राजा को कोई कर पैसा लेके समुद्रगुप्त को देने के लिए जाना है। जब देने के लिए जाते हैं ना, तो ये आटविक जाति जो जंगलों में रहती थी, ये बहादुर होते थे और लूट कर जो सामान है ना वो भाग जाते थे पहाड़ों में। तो इस प्रकार की बड़ी समस्या थी। तो समुद्रगुप्त ने इनका सही तरीके से प्रयोग करने के लिए इस जाति को क्या किया, यहाँ पर एक नीति लागू की। वो आता है नंबर 4, यानी पश्चिम क्षेत्र में, पश्चिम क्षेत्र में इसने क्या किया, आटविक जातियों को सुधारने के लिए यहाँ पर पारिचारिक की नीति लागू की। पारिचारिक की नीति, पारिचारिक की नीति यानी ये क्या होता है कि पारिचारिक नीति का अर्थ होता है कि इन जातियों को समुद्रगुप्त ने अपना दास बना लिया। इन्होंने कहा कि आपको इस प्रकार से लूटना नहीं है। इन जो ये लोग थे जंगलों में रहते थे, इनको अपनी सेना में भर्ती कर लिया, इन्हें रोजगार के अवसर दिए ताकि ये इस प्रकार की एक्टिविटीज न करें। तो आटविक जनजातियों के लिए, यानी आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि आटविक जनजातियों के लिए समुद्रगुप्त ने कौन सी नीति लागू की थी? तो पारिचारिक की नीति। कौन सी नीति? पारिचारिक की नीति। ठीक है, अब देखिए उत्तर को जीत लिया, दक्षिण को जीत लिया, ये क्षेत्र भी जीत लिया, लेकिन ये उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र था ना, ये उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र, यहाँ पर भी समुद्रगुप्त ने, उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र था, यहाँ पर भी समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं को हराने के लिए, कितने राजाओं को? 9 राजाओं को हराने के लिए। देखिए यहाँ पर 9 राजा थे। इनको हराने के लिए यहाँ पर सर्वकर दानाज्ञाकरण प्रमाणगमन की नीति लागू की। ठीक है, यानी उत्तर पश्चिम के जो 9 राजा थे जो अपने आप को स्वतंत्र मान रहे थे, यहाँ पर समुद्रगुप्त ने क्या किया? सर्वकर दानाज्ञाकरण प्रमाणगमन की नीति लागू की। यानी सर्वकर दानाज्ञाकरण प्रमाणगमन का अर्थ होता है कि सभी को कर देना पड़ेगा। यानी उत्तर पश्चिम के जो 9 राजा थे वहाँ पर सर्वकर दानाज्ञाकरण प्रमाणगमन की नीति अपनाई और कहा कि सभी को तो कर देना पड़ेगा, सभी को मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी और सभी को दरबार में आना पड़ेगा जब मैं बुलाऊंगा। तो इस प्रकार से समुद्रगुप्त ने लगभग पूरे भारत को जीत लिया था और अपनी जो उपाधि थी धरणीबंध की, उसको एक प्रकार से सफल करने में ये पूर्णतः सफल रहता है। यानी देखिए, सबसे पहले मैं एक बार इसको रिपीटेशन कर देता हूँ। यानी समुद्रगुप्त एक वीर प्रतापी राजा जिसने अपने विजय अभियानों के माध्यम से गुप्त वंश को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर गया और गुप्तों को ऊंचाइयों पर ले जाने का श्रेय विजय अभियानों के माध्यम से अगर किसी को जाता है तो वो नाम आता है समुद्रगुप्त का, जो चंद्रगुप्त फर्स्ट का क्या था? पुत्र था। बहुत ही वीर प्रतापी
बहुत ही सुयोग्य कूटनीतिज्ञ है, जिसने अपने विजय अभियानों से भारत में एक छतर राज किया था। तो इसकी पहली नीति, यानी पहले उत्तर में होगा, तो उत्तर में देखो अपने सबसे पहले तो पड़ोसियों से मुकाबला करना पड़ेगा ना। तो पड़ोसियों से मुकाबला किया तो नागसेन अच्युत में कोटकुलुज को हराया। सेकंड पे दक्षिण के 12 राज्यों को हराया। 12 राज्यों में हराने के पश्चात इन दक्षिण में ग्रहण मोक्ष ग्रहण की नीति को अपनाया, यानी सभी को मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन आप पहले उनको अधिकार किया। अधिकार करने के पश्चात उन्हें वापस स्वतंत्र कर दिया और कहा कि आपको मुझे क्या देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। तीसरी जो नीति थी आर्यावर्त की, दक्षिण विजय। आर्यावर्त की द्वितीय विजय कितने राजाओं को? 9 राजाओं को। 9 राजाओं में जो उत्तर भारत के थे वहाँ पर पर्शवोधरण की नीति। पर्शवोधरण की नीति का अर्थ होता है उनका संपूर्ण रूप से विनाश करके अपने क्षेत्र में मिला लेना। फिर पश्चिमी वाला क्षेत्र जो था 8वीं क्षेत्र, वहाँ पर पारिचारिक अर्थ की नीति अपनाता है और इन सब का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति के अंदर भी है। अब ये जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र था ना, यहाँ पर 9 राजा थे। यहाँ पर जो नीति अपनाई गई 9 राजाओं के साथ कितने राजा थे? यहाँ पे 9। यहाँ पर जो नीति अपनाई गई वो सर्व कर दान आज्ञाकरण प्रमाण गमन की नीति अपनाई, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि सभी को कर देना पड़ेगा। सभी को कर देने के पश्चात मेरी आज्ञा को मानना पड़ेगा और मेरी आज्ञा को मानने के पश्चात आपको क्या देना पड़ेगा? मैं जब बुलाऊंगा तब आपको दरबार में भी आना पड़ेगा। अब बताते हैं कि इसके पश्चात समुद्रगुप्त ने क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ किया था। क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध क्या किया था? इसने यज्ञ किया था और इसने बताते हैं कि लगभग 6 प्रकार की मुद्रा चलाई थी। कितने प्रकार की मुद्रा चलाई थी? 6। तो सबसे पहले गरुड़ प्रकार की, कौन से प्रकार की? गरुड़। दूसरी थी धनुधारी। तीसरी थी अश्वमेध। चौथी थी परशु। 5वीं थी व्याघ्रटन और 6ठी थी वीणा। यानी समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों से निवृत्त होकर बताते हैं कि इसने 6 प्रकार की मुद्राएं चलाई थी। कितने प्रकार की मुद्रा चलाई थी? 6 प्रकार की मुद्रा चलाई थी। अश्वमेध यज्ञ किया था। इन 6 प्रकार की मुद्राओं में इनके नाम जो है वो है गरुड़ प्रकार की मुद्रा, धनुधारी, अश्वमेध, परशु, व्याघ्रटन एंड वीणा वादन। ये 6 प्रकार की ये क्या करता है? मुद्रा चलाता है। ठीक है। इन मुद्राओं को चलाने के पश्चात एक प्रकार से ये भारत का वीर प्रतापी राजा बन जाता है। अब अपन नेक्स्ट इसके पश्चात पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त। किसको पढ़ेंगे? चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य को। किसे पढ़ेंगे? चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य को। देखिए चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड। सबसे पहले देखिए इसकी उपाधियाँ। इसके पास उपाधि थी देवराज, देवश्री, देवराज, देवश्री। देखिए पूरे भारत में विक्रमादित्य, इसके पास एक उपाधि थी विक्रमादित्य की। यानी पूरे भारत में 14 राजा हैं जिनके पास किसकी उपाधि है? विक्रमादित्य की उपाधि। यानी पूरे भारत में 14 राजा हैं जिनके पास किसकी उपाधि है? विक्रमादित्य की उपाधि है। ठीक है। इनमें चंद्रगुप्त सेकंड, इसके पास किस किस की उपाधि? देवराज, देवश्री, देवगुप्त। देवगुप्त की भी इसके पास उपाधि थी। विक्रमादित्य की उपाधि, यानी पूरे भारत के अंदर 14 राजा हुए हैं जिनके पास किसकी उपाधि थी? विक्रमादित्य की। उनमें चंद्रगुप्त सेकंड भी एक था। यानी एक तो चंद्रगुप्त फर्स्ट हो गया और दूसरा चंद्रगुप्त सेकंड जिसके पास उपाधि किसकी? विक्रमादित्य की। कितने? भारत में 14। अंतिम विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला जो हिंदू सम्राट था वो था हेमू। तो देवराज, देवश्री, इसके पास एक अन्य उपाधि भी थी तात्पारीगृत। तात्पारीगृहित, यानी तात्पारीगृहित की उपाधि का अर्थ होता है
कि समुद्रगुप्त ने अपनी स्वेच्छा से चंद्रगुप्त को अपना शासन सौंपा था, यानी उसे भेंट स्वरूप मिला था। तो इसका अर्थ होता है कि इसने ऐसे कार्य किए कि अपने पिता का दिल जीता, सुयोग्यता का वर्णन करवाया, कुछ लक्षण दिखाए, इसलिए इसको तात्पर्य गृहीत कहा गया। अब इसने चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य जो था, इसने क्या किया, अपने विजय अभियान को छोड़कर, यानी इसने विजय अभियान नहीं किया, जबकि वैवाहिक संबंध बढ़ाए। वैवाहिक संबंध में सबसे पहले देखिए एक वंश होता था नागवंश उस समय, जो कि बहुत ही शक्तिशाली वंश था नागवंश। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या किया, नागवंश की कन्या थी कुबेर नागा, नागवंश की एक लड़की थी कुबेर नागा, उस कुबेर नागा से इसने क्या कर लिया, विवाह कर लिया। देखिए नागवंश की कन्या कुबेर नागा से इसने क्या कर लिया, विवाह कर लिया। कुबेर नागा से जब इसने विवाह किया ना, तो नागवंश के साथ इसके रिश्ते क्या हो गए, मजबूत हो गए, जिससे कि प्रभावती व कुमारगुप्त का जन्म होता है। नंबर 2 देखिए, एक वंश था कदम वंश, कदम वंश। अब कदम वंश के शासक था काकुतस वर्मन, काकुतस वर्मन, यानी कदम वंश के शासक काकुतस वर्मन के साथ अपने लड़के का विवाह कुमारगुप्त का कर दिया। यानी काकुतस वर्मन की एक लड़की थी, उसका विवाह किससे कर दिया, अपने पुत्र के साथ। तो कदम वंश के साथ भी इसके वैवाहिक संबंध हो गए। तीसरा था वाकाटक वंश, वाकाटक वंश। वाकाटक वंश के शासक के साथ अपनी पुत्री, यानी वाकाटक वंश का शासक उस समय था रुद्रसेन, रुद्रसेन सेकंड के साथ अपनी पुत्री प्रभावती की शादी कर दी। देखिए समुद्रगुप्त जिसने गुप्त वंश को अपने विजय अभियानों से ऊपर लेकर गया, जबकि चंद्रगुप्त सेकंड जो था उसने क्या किया कि विजय अभियान यानी शक्ति को नए प्रयोग में लेते हुए अपने वैवाहिक संबंधों से नागवंश के साथ स्वयं अपने रिश्ते जोड़ लेता है, यानी कुबेर नागा से विवाह कर लेता है। कदम वंश का शासक था काकुतस वर्मन, इसकी लड़की के साथ अपने पुत्र का विवाह कर देता है। उसके बाद वाकाटक वंश जो उस समय बहुत ही शक्तिशाली हुआ करता था, उसके साथ अपनी पुत्री यानी रुद्रसेन सेकंड वहाँ का शासक था, उसकी लड़की से, उसके लड़के से यानी रुद्रसेन सेकंड के साथ प्रभावती का क्या कर देता है, विवाह कर देता है। समझ में आ गया ना। अब बताते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत में फायन भारत आता है, जिसने ग्रंथ लिखा था फोक क्यों की, यानी चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत में कौन आता है, चीनी यात्री फायन, जिसने क्या किया, एक ग्रंथ लिखा फोक क्यों की। ये गुप्त वंश की बहुत ही प्रशंसा करता है, गुप्त वंश की बहुत ही प्रशंसा करता है। कहता है कि उस समय जो क्षेत्र था गुप्तों का वो बहुत ही समृद्ध हुआ करता था, चोरी वगैरह नहीं होती थी, लोग घरों के ताले नहीं लगाते थे, मकानों की रजिस्ट्री नहीं हुआ करते थे, और इसने मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा है। किसने, फायन ने, यानी गुप्तों का जो क्षेत्र था ना उसको कौन सा देश क्षेत्र कहा, इसने ब्राह्मणों का देश कहा। कौन सा कहा, ब्राह्मणों का देश। बताते हैं कि चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न रहते थे। क्या रहते थे, नवरत्न, यानी 9 रत्न रहते थे, जिसमें बताते हैं कि सबसे पहले कालिदास, घटकर पर, छैपणक, अमर सिंह, वराहमीर, वारुरची, शंकु, वेताल भट्ट, और देखो कालिदास, उसके बाद घटकर पर, अमर सिंह, छैपणक, वराहमीर, वारुरची, शंकु, वेताल भट्ट,
इसके दरबार में कुल कितने नवरत्न रहते थे? 9 रत्न। कितने रहते थे? 9। कितने? 9। इसमें सबसे पहले देखिए, जो कालिदास था वो इसका मंत्री था, यानी युद्ध व शांति का मंत्री था कालिदास, जिसने अनेकों प्रकार की रचनाएं लिखी थी। और बताते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड ने इसे कुंतल देश भेजा था अपना दूत बनाकर। कौन से देश भेजा था? कुंतल देश। इसके दरबार में कुल कितने नवरत्न थे? 9। जिसमें सबसे पहले किसका नाम आता? कालिदास का, उसके बाद गटकरपर का, उसके बाद छैपणक का, उसके बाद अमर सिंह का, उसके बाद वराहमीर का, उसके बाद वारुरुचि, उसके बाद शंकु, उसके बाद विताल भट्ट और अंतिम रूप से कौन है? धन्वंतरी, जो कि चिकित्सा से संबंधित था। ठीक है। बताते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी राजधानी उज्जैनी भी बनाई थी भी। कौन सी बनाई थी? उज्जैनी। यानी अपनी राजधानी चेंज करके इसने कौन सी राजधानी नहीं बनाई थी? उज्जैनी। ठीक है। इसके पश्चात जब शकों का इसने दमन किया, जब इसने शकों का दमन किया तो इसे सक्कारी कहा गया। क्या कहा गया? सक्कारी। और इसी समय ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। यानी शकों का शक एक जाति हुआ करती थी, ये शकों का दमन कर देता है और शकों का दमन करने के कारण इसे क्या कहा गया? सक्कारी कहा गया। क्या कहा गया? सक्कारी कहा गया। इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? उज्जैनी को बनाया। किसको बनाया? उज्जैनी को। तो पढ़ क्या रहे थे अपन? चंद्रगुप्त सेकंड उपाधि देवराज, देवश्री, देवगुप्त, विक्रमादित्य की उपाधि। पूरे भारत में 14 राज्य है, विक्रमादित्य पहला राजा। उसके बाद तात्पारी घरत की उपाधि। फाइयान इसके दरबार में आता है और कहता है कि जो मध्य देश था वो ब्राह्मणों का देश था, यहाँ पर लोग बड़े सौहार्द के साथ रहते थे, घरों के ताले नहीं लगते थे, मकानों की रजिस्ट्री नहीं होती थी, लोग प्याज लहसुन को नहीं खाते थे। तत्पश्चात शकों का दमन करने के कारण इसे सक्कारी कहा गया। इसने नागवंश के साथ वैवाहिक संबंध बनाए और कुबेर नागा से स्वयं ने विवाह किया। कदम वंश के साथ जो वहाँ का शासक काकुतस वर्मन था, उसकी पुत्री के साथ अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह कर दिया। वाकाटक वंश रुद्रसेन सेकंड के साथ अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह कर दिया। उसके बाद इसके दरबार में 9 रत्न थे। कालिदास, जो कि इसे कुंतल देश भेजा जाता है, इसके 9 रत्नों में शामिल था गटकरपर, छैपणक, अमर सिंह, वराहमीर, वारुचि, शंकु, विताल भट्ट, धन्वंतरी। ये इसके 9 रत्न थे। अपनी राजधानी दूसरी एक और बना लेता है, अश्वमेघ यज्ञ करता है। यानी ये भी अपने पिता की तरह अश्वमेघ यज्ञ करता है। और रियल में अश्वमेघ यज्ञ करते समय ऐसी कोई शक्ति नहीं थी भारत में जो कि इसे अश्वमेघ यज्ञ को चैलेंज कर सके। ठीक है। आगे के जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसके बारे में जानेंगे, इसके जो छोटे छोटे शासक और बचे हैं उनके बारे में, फिर इनकी प्रशासनिक नीतियाँ, इनके विजय बयानों को और बड़े ढंग से देखेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना। धन्यवाद।